नमस्कार बच्चों। चलिए हम लोग रिस्पायरेशन का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। हम लोगों ने देखिए क्या क्या पढ़ लिया है। हम लोगों ने ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया है, ठीक है। ग्लाइकोलिसिस पढ़ लिया है। ग्लाइकोलिसिस के बाद हम लोगों ने लिंक रिएक्शन पढ़ लिया है, ठीक। और लिंक रिएक्शन के बाद फाइनली हम लोगों ने पढ़ लिया है क्रेब्स साइकिल, ठीक। और इसके बाद जो चौथी चीज़ हमें पढ़नी है वो पढ़नी है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। चलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, ठीक है, दोनों एक साथ हम पढ़ते हैं क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान एक्चुअली ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है। क्या होता है भाई ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन? मैंने फॉस्फोराइलेशन मतलब होता है एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, यानी एडीपी में जब आईपी जुड़ जाए तो उसी को हम क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन। तो एडीपी में आईपी जुड़ा तो क्या बना? एटीपी, यानी एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप हुआ। इसी को हम बोलते हैं फॉस्फोराइलेशन। क्या बोलते हैं? फॉस्फोराइलेशन, ठीक। अब इस फॉस्फोराइलेशन के लिए या एडिशन ऑफ फॉस्फेट ग्रुप के लिए अगर एनर्जी लाइट से मिलती है तो उसे फोटोफॉस्फोराइलेशन कहते हैं। और अगर किसी सबस्ट्रेट से निकला हुआ फॉस्फेट ग्रुप डायरेक्टली जुड़ जाता है एडीपी से तब उसे हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कहते हैं। पढ़ा हमने, ग्लाइकोलिसिस में होता है जो 2 एटीपी निकलता है वो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, या क्रेब्स साइकिल में जो 2 एटीपी है नेट गेन वो भी आपका सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से होता है, ठीक है। तीसरा टाइप जो फॉस्फोराइलेशन है उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, यानी अगर एडीपी से आईपी जोड़ने के लिए जो एनर्जी है वो आपको मिले किससे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस से निकली हुई एनर्जी मिले तो हम ऐसे फॉस्फोराइलेशन को क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? तो ये तीनों चीज़ मैं बता चुका था, फिर से एक बार मैंने आपको बता दिया। तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन एक्चुअली इसी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के दौरान होता है, इसलिए दोनों को हम साथ पढ़ते हैं, ठीक। चलिए अब देखिए होता क्या है, जो मैंने आपको बताया था कि भाई ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज आपका क्या है? रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट। अब जब इस ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, इस ग्लूकोज का जब ऑक्सीडेशन होता है तो उस ऑक्सीडेशन के बाद क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस क्या निकलता है? एनर्जी। क्या निकलता है? एनर्जी, ठीक है। और इसी एनर्जी का इस्तेमाल करके क्या प्रोडक्शन होता है? एटीपी। क्लियर है? क्योंकि एटीपी क्या है? एनर्जी करेंसी ऑफ क्या है? सेल। क्या है ये? एनर्जी करेंसी ऑफ सेल है, ठीक है। तो यानी आपका रिस्पायरेशन में जो कुछ भी माने आप कह सकते हैं एनर्जी रिच कंपाउंड बनेगा उसको अल्टीमेटली आपको एटीपी में कन्वर्ट करना होगा। तो आपने देखा कि ग्लाइकोलिसिस में, इसके पिछले लेक्चर में आप देख लीजिएगा, ग्लाइकोलिसिस में जो नेट गेन था एटीपी का वो क्या था? यानी ग्लाइकोलिसिस में 2 एटीपी बना था और प्लस 2 NaDH2 बना था, ठीक है। ये बना था ग्लाइकोलिसिस में। फिर आपका लिंक रिएक्शन में क्या बना था भाई? याद करिए जल्दी से। लिंक रिएक्शन में 2 NaDH2 बना था, याद आया ना? ठीक है, ये नेट गेन था। और क्रेब्स साइकिल में नेट गेन क्या था बताओ? क्रेब्स साइकिल में बताइए जल्दी से, नेट गेन क्या था? 6 NaDH2 और 2 FADH2 और 2 ATP, यही था ना? याद करो। तो आपने देखा कि क्रेब्स साइकिल में 2 ATP बना और ग्लाइकोलिसिस में ATP बना, 2 ATP बना सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। बाकी क्या बन रहा? बाकी बन रहा है NaDH2 और FADH2। ये देखो NaDH2 और FADH2 बन रहा है, ठीक है। ये आपका ग्लाइकोलिसिस में बना, ये आपका लिंक रिएक्शन में बना और ये आपका बना क्रेब्स साइकिल में, ठीक है। ये पढ़ चुके हैं सब, पिछले चैप्टर में आपको ये सारा बैलेंस चार्ट आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो अब सोचो कि ये जो NaDH2 है आपका और FADH2, इसको आपको फाइनली कन्वर्ट किस में करना होगा? ATP में कन्वर्ट करना होगा,
तो NADH2 और FADH2 को ATP में कन्वर्ट करने के लिए आपको किसकी ज़रूरत होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की। यही आपको यहाँ पढ़ना है कि यानी अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना हो तो आपका ये NADH2 और FADH2 ATP में कन्वर्ट नहीं होगा। क्लियर है? ठीक है, तो चलो अब इस चीज़ को हम लोग थोड़ा देख लेते हैं भाई कि क्या होगा, कैसे हम NADH2 और FADH2 को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से ATP में कन्वर्ट करेंगे। तो देखिए पहला पॉइंट, ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज्ड बाय द एंड ऑफ सिट्रिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल जिसे कहते हैं, या जिसे ऑक्सैलोएसिटिक एसिड साइकिल कहते हैं, ठीक है, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल कहते हैं, ठीक है। चलो बट हाँ सॉरी सिट्रिक एसिड साइकिल या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या क्रेब्स साइकिल कहते हैं, ठीक है। बट एनर्जी इज नॉट रिलीज्ड अनलेस NADH2 एंड FADH2 आर ऑक्सीडाइज्ड थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी जो NADH2 या FADH2 आपका ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल में बन रहा था, उसको जब तक कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व नहीं करेंगे तब तक वो ATP में कन्वर्ट नहीं होगा, ठीक है। तो यही कन्वर्जन आपको पढ़ना है। देखिए आगे क्या होता है भाई, तो पहले थोड़ा सा स्ट्रक्चरल डिटेल देख लें। ये आप पढ़ चुके हैं सब, जल्दी जल्दी से हम लोग ब्रीफ करते हैं। देखिए ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर है, जिसमें ये देखिए ये आपका आउटर मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका इनर मेम्ब्रेन, ठीक। और इन दोनों के बीच की जो स्पेस है इसे हम क्या कह रहे हैं, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, ठीक है। और ये जो बीच वाला रीजन हो गया, ये हो गया आपका मैट्रिक्स, ठीक है। इसी मैट्रिक्स में देखो NADH2 और FADH2 पाया जाता है। क्लियर है? उसके अलावा ये देखो, ये जो इनर मेम्ब्रेन है जिसे हम क्रिस्टी कह रहे हैं, इस क्रिस्टी में ये बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर पाया जा रहा है। इस बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर को हम ऑक्सीसोम या इसी को हम क्या कहते हैं, ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है, सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। उसके अलावा मैंने आपको बताया था कि इस क्रिस्टी मेम्ब्रेन पे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। तो ये आपका स्ट्रक्चरल कनेक्शन है, इसको आप समझ लीजिए कौन सी चीज़ कहाँ हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्रिस्टी मेम्ब्रेन पे हो रहा है। अब चलो इसको कनेक्ट करते हैं हम लोग। यानी देखा आपने कि NADH2 और FADH2 जो है वो मैट्रिक्स रीजन में है। अब उसी को आपको इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से ATP में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करते हैं वो कनेक्शन हम देखते हैं। कैसे हम NADH2 और FADH2 कैसे NADH2 और FADH2 को ETS की मदद से किस में कन्वर्ट करते हैं, ATP में कन्वर्ट करते हैं, वही हमें देखना है। तो इसको ATP सिंथेसिस जो कि ऑक्सीसोम या ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से होता है, उसका जो बेस्ट आप कह सकते हैं एक्सप्लेन्ड मॉडल था वो है केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। क्या है, केमी ऑस्मोटिक थ्योरी, ठीक। अब ये जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी है ये मिकेल ने दिया था, वही आपको पढ़ना है। फोटोसिंथेसिस में भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे फिर से रेस्पिरेशन में हम लोग देखते हैं कि मिकेल ने जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी दिया है उसके हिसाब से कैसे ATP की सिंथेसिस होती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे आप कनेक्ट करिए चीज़ों को। देखिए ये आपका मैट्रिक्स रीजन है, ठीक है, ऐसे मैंने सोच लो अगर, तो ये देखो ये आपका बीच में पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस हो गया। क्यों? क्योंकि ये आपका हो गया इनर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, इनर मेम्ब्रेन। और ये मान लो आपका हो गया आउटर मेम्ब्रेन, ये क्या हो गया, आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है वो पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इस इनर मेम्ब्रेन के इधर वाला रीजन क्या है, ये मैट्रिक्स रीजन है। क्लियर है? और इस इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी मेम्ब्रेन में ही आपका देखिए क्या पाया जा रहा है, बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर। ये देखो ये बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर जिसे हम ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स या ऑक्सीसोम कहते हैं, जिसमें ये जो इसका बेस है इसे हम बोलते हैं F0 पार्टिकल, और यहाँ से लेके ये जो मैट्रिक्स रीजन में बोल्ट लाइक स्ट्रक्चर निकला हुआ है इसे हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। और F0 और F1 पार्टिकल दोनों को मिला के ही हम क्या कहते हैं, दोनों को मिला के हम कहते हैं ऑक्सीसोम।
क्या कहते हैं, ऑक्सीसोम या एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो देखो होता कैसे एटीपी का सिंथेसिस इस ऑक्सीसोम के द्वारा, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए होता क्या है कि ये जो मैट्रिक्स रीजन है, इस मैट्रिक्स रीजन से जो प्रोटॉन है H+ को हम प्रोटॉन कहते हैं। ध्यान रखिए, एक चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए कि हाइड्रोजन जो है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1 होता है, तो इसका मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन और 1 प्रोटॉन होता है। ठीक है। तो अगर इस हाइड्रोजन को हम स्प्लिट करें तो इस हाइड्रोजन को हम H+ और इलेक्ट्रॉन में अगर तोड़ें तो यानी 1 प्रोटॉन, H+ 1 प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है और ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया। ठीक है। तो ध्यान रखिएगा हमेशा इस चीज़ को, जहाँ मैं H+ लिखूँ आप समझो H+ क्या है, प्रोटॉन है। ठीक। तो अब देखो यहाँ H+ यानी प्रोटॉन जो है इस मैट्रिक्स रीजन से क्या होता है, इसे हम पंप करते हैं, यानी इस प्रोटॉन को हम इस पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप करते हैं। ठीक। अब इसको हम पंप कर रहे हैं मतलब ज़बरदस्ती भेज रहे हैं। तो अगर हम इसको पंप करके ज़बरदस्ती भेज रहे हैं इधर, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, एनर्जी। क्या चाहिए, एनर्जी। यानी हम एक्टिवली भेज रहे हैं। कैसे भेज रहे हैं, इसे एक्टिवली भेज रहे हैं मान लीजिए। तो अब एक्टिवली भेजने के लिए हमको क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से मिलती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से। क्लियर है। तो यही आपको समझना है कि प्रोटॉन इज पम्प्ड यूजिंग सम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। यानी आप ऐसे समझो कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम की मदद से प्रोटॉन जो है वो मैट्रिक्स रीजन से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप किया जाता है। अब जब प्रोटॉन यहाँ पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आ गया तो ये प्रोटॉन यहाँ क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यहाँ ज़्यादा हो जाएगा। और इधर मैट्रिक्स रीजन में प्रोटॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। भाई इसमें कोई डाउट नहीं ना है। अब इधर सोचो प्रोटॉन ज़्यादा हो गया तो एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो जाएगा। क्या क्रिएट हो जाएगा, प्रोटॉन ग्रेडियंट। मतलब एक तरफ ज़्यादा प्रोटॉन, मोर प्रोटॉन और दूसरी तरफ लेस प्रोटॉन। तो हमेशा क्या होता है भाई, मूवमेंट। डिफ्यूजन में क्या होता है, फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन। व्हाट इज डिफ्यूजन, मूवमेंट ऑफ एनी एंटिटी मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैस फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टुवर्ड्स इट्स लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है। तो ज़्यादा से कम की तरफ डिफ्यूजन में मूवमेंट होता है। तो वही चीज़ यहाँ भी होगा कि जो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, जो यहाँ ढेर सारा प्रोटॉन हो गया, ये प्रोटॉन देखो अब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज होगा किससे, इस एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से। यानी ये प्रोटॉन ग्रेडियंट देखो, जो प्रोटॉन बना प्रोटॉन ग्रेडियंट, वो प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज हो रहा है। और जब ये प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज होता है तो जो आपका प्रोटॉन ग्रेडियंट का ग्रेडियंट एनर्जी है, प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी, वही प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी का इस्तेमाल करके यहाँ देखो ये जो एडीपी है वो आईपी के साथ जुड़ के क्या बना लेगा, एटीपी बना लेगा। अब मेरे शुरू वाले लेक्चर में देख लेना कि कैसे एटीपी में हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड के फॉर्म में एनर्जी स्टोर होती है। तो ये जो फॉस्फेट ग्रुप जुड़ रहा है फॉस्फेट बॉन्ड के थ्रू, इस फॉस्फेट बॉन्ड को बनाने के लिए चाहिए एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, प्रोटॉन ग्रेडियंट एनर्जी आ रही है। ठीक है। यानी इसी प्रोटॉन ग्रेडियंट को यूज़ करके एटीपी बन रहा है। फिर से कनेक्ट करिए इस पूरी चीज़ को कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना होता तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट ना क्रिएट होता, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट अगर एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से ना रिलीज होता तो एडीपी से आईपी जुड़ के एटीपी नहीं बनता। यही आपको समझना है। यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का जो सबसे बड़ा रोल है वो क्या है, एटीपी सिंथेसिस। क्या है, एटीपी सिंथेसिस। अब कैसे NADH2 या FADH2 को यूज़ करके एटीपी बनता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले ये कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि NADH2 या FADH2 ये जो दोनों है, इस दोनों को हम ETS में जब मतलब ये दोनों ETS में जब इन्वॉल्व होगा तो एटीपी की सिंथेसिस होगी। और एटीपी की सिंथेसिस कैसे हो रही भाई, मिकेल के द्वारा दिया गया केमी ऑस्मोटिक थ्योरी के द्वारा। तो ये मिकेल ने जो केमी ऑस्मोटिक थ्योरी दी थी उसमें सिंपली इन्होंने क्या बताया कि
प्रोटॉन जो है मैट्रिक्स रीजन से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पंप किया जाता है, जिसकी वजह से प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जब एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से रिलीज़ होता है तो ये जो ग्रेडियंट एनर्जी है, इस ग्रेडियंट एनर्जी को यूज़ करके एडीपी से आईपी जुड़ के क्या बनता है, एटीपी बनता है। क्लियर है? तब बात समझ में आया? तो आपको ये समझना है कि यहाँ जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो ये ग्रेडियंट एनर्जी क्रिएट नहीं होती। ग्रेडियंट एनर्जी क्रिएट नहीं होती तो ये एटीपी का सिंथेसिस नहीं होता। ठीक है? तो इसी को हम बोलते हैं मिकेल केमी ऑस्मोटिक थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस। क्लियर है? मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया होगा। एक और बात यहाँ थोड़ा समझ लीजिए कि हर दो प्रोटॉन, देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, हर दो प्रोटॉन जब एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस से मैट्रिक्स रीजन में आता है तो एक एडीपी आईपी से जुड़ के क्या बना लेता है, एक एटीपी। यानी हर दो प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज होने से, दो प्रोटॉन एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से पास करने से आपका एक एटीपी का सिंथेसिस होगा। क्योंकि इस पे भी बेस सवाल पूछता है। मान लो कहे कि 6 प्रोटॉन अगर एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से पास कर रहा है तो कितने एटीपी, 6 प्रोटॉन। यानी 2 प्रोटॉन से अगर पास करने से एक एटीपी है तो 6 प्रोटॉन पास करने से 3 एटीपी रिलीज होगा। ये ध्यान रखिए। अगर कोई 8 प्रोटॉन कह रहा है पास हो रहा है एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से तो कितना एटीपी निकलेगा, 4 एटीपी। इसको दिमाग में बिठा लीजिए, इसका इस्तेमाल आगे हम लोग करेंगे। ठीक, आगे देखिए। अब देखिए इस दौरान होता क्या है कि कैसे NADH2 या FADH2 से एनर्जी रिलीज होता है। तो मैंने आपको देखिए पहले ही बताया था कि ये जो NADH2 होता है ये डॉलर है। क्या है, डॉलर है। जैसे रुपए और डॉलर अगर देखो तो डॉलर को अगर आप रुपए में कन्वर्ट कराओ तो आपको $1 में 70 रुपये होते हैं। वैसे जो NADH2 है, अगर इस NADH2 को आप ATP में कन्वर्ट कराओ तो एक NADH2 जो होता है वो 3 ATP प्रोड्यूस करता है। इसलिए मैं हमेशा बताता हूँ बच्चों, याद कर लो कि ATP हो गया रुपया, तो NADH2 या FADH2 क्या हो गया, NADH2 क्या हो गया, डॉलर। ठीक है? अब देखो समझो क्या होता है इस दौरान, इसको थोड़ा कनेक्ट करिए आप लोग कि ये जो NAD है, NAD आपका ग्लाइकोलिसिस के दौरान भी, लिंक रिएक्शन के दौरान भी और क्रेब्स साइकिल के दौरान भी ये NAD किस में कन्वर्ट हो रहा है, NADH2 में। देखो तो जब NAD NADH2 में कन्वर्ट होता है तो यहाँ चूंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है ना, NAD में H2 जुड़ रहा है, हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए क्या टर्म यूज़ करते हैं, रिडक्शन। क्लियर है? यानी व्हेन NAD ट्रांसफॉर्म इनटू NADH2 रिडक्शन ऑकर्स एंड ड्यूरिंग रिडक्शन व्हाट ऑकर्स, एनर्जी इज स्टोर्ड। यानी NAD जब भी NADH2 में कन्वर्ट होगा तो एनर्जी क्या होगी, स्टोर होगी। क्लियर है? अब सोचो ये एनर्जी स्टोर हो गई, जैसे याद करिए ATP में जो एनर्जी स्टोर होती थी वही ATP अगर ADP में कन्वर्ट होता था तो क्या होता था, एनर्जी रिलीज होती थी। वैसे ही अगर ये NADH2 वापस NAD में कन्वर्ट होगा, देखो NADH2 अगर वापस NAD में कन्वर्ट हो रहा है मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ। हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ मतलब क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन हुआ तो क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। देखो तो एनर्जी इज रिलीज्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2 दैट इज बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्लियर है? और इस दौरान क्या होगा, अब ये जो एनर्जी निकली वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होके, देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व होके और ऑक्सीसोम की मदद से क्या करेगा, 3 ATP का फॉर्मेशन करेगा। यानी हर एक NADH2 देखो, एक NADH2 से 3 ATP बनेगा और एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। क्योंकि जो हाइड्रोजन निकला वो ऑक्सीजन से जुड़ के क्या बना ले रहा है, वाटर बना ले रहा है। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? अब इसी चीज़ को आपको समझना है। नहीं, NADH2 देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका जो NADH2 है ये NADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके क्या बना रहा है, 3 ATP और एक वाटर मॉलिक्यूल। ये पहले अपने दिमाग में बिठा लो। ठीक है? ATP जब भी बनेगा तो कहाँ बनेगा, ऑक्सीसोम जो ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स है वहाँ बनेगा। ठीक है? क्लियर है? चलो अगर इतना समझ गए तो अब इसी चीज़ को हम आगे एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये चीज़ लिखा है कि ईच ऑक्सीडेटिव स्टेप ऑफ NADH2
ईच ऑक्सीडेटिव स्टेप ऑफ NaDH2 रिलीज ए हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, यानी जब भी NaDH2 ऑक्सीडाइज होगा तो भाई इसमें से हाइड्रोजन निकलेगा ना, तो हाइड्रोजन निकला विच डिसोसिएट इनटू 2H+, यानी जिसे हम प्रोटॉन कह रहे हैं, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। भाई मैंने बताया था कि एक हाइड्रोजन को अगर आप तोड़ो तो एक H+ और एक इलेक्ट्रॉन में टूटता है, वैसे अगर 2 हाइड्रोजन है तो उसको तोड़ो तो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटेगा। क्लियर है? तो यानी ये जो एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब 2 हाइड्रोजन एटम, 2 हाइड्रोजन एटम को जब स्प्लिट करोगे तो 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में टूटता है। ठीक है, तो अब इस प्रोटॉन और इस इलेक्ट्रॉन का क्या इन्वॉल्वमेंट है यही आपको समझना है। यही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है ये इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? यानी देखो स्टेप वाइज समझो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम रेस्पिरेशन का आप कह सकते हैं सबसे कठिन वाला पार्ट है जो बच्चों को नहीं समझ में आता है, इसलिए मैं इसको बहुत आराम से आपको धीरे धीरे स्टेप वाइज समझा रहा हूँ। पहली चीज़ आपको समझ आ गई होगी कि भैया NaDH2 FADH2 जो है वो जब तक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को नहीं यूज़ करेगा तब तक ATP का प्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक, इसलिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ATP प्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। कैसे हो रहा है कि भाई ये जो NaDH2 है, जब इसका रिडक्शन होता है यानी NaDH2 में जब कन्वर्ट होता है, जब रिडक्शन होता है तो एनर्जी स्टोर होती है, और जब NaDH2 NAD में कन्वर्ट होता है तब ऑक्सीडेशन होता है, तब एनर्जी रिलीज होती है। तो ये दिमाग में आप बिठा लीजिए। अब आगे देखिए कैसे NaDH2 में कन्वर्ट हो गए और NaDH2 फर्दर कैसे एनर्जी रिलीज़ करता है, उसके लिए थोड़ा ये डायग्राम ध्यान से देखो। ये सारे डायग्राम मेरे मैनिपुलेटेड डायग्राम हैं, ठीक है, किसी बुक में नहीं मिलेगा, इसको आप समझिए थोड़ा सा तो आपको क्लियर हो जाएगा। कई इसीलिए मैंने छोटे छोटे डायग्राम बनाए हैं जिसकी मदद से आपको ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो एक बात समझ में आ गया कि भैया NaDH2 से 3 ATP बन रहा है, तो थोड़ा देखो कनेक्ट करो इस कहानी को कैसे बनता है। तो ये देखो आपका हो गया, ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का रिप्रेजेंट कर रहा आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये आपका हो गया क्या, इनर मेम्ब्रेन माइटोकॉन्ड्रिया का जो क्रिस्टी बना रहा है। ठीक है, तो इनर और आउटर के बीच का जो ये स्पेस है इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। ठीक है, अब ये जो इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी मेम्ब्रेन है, इसी इनर मेम्ब्रेन या क्रिस्टी मेम्ब्रेन पे क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और इसी से क्या जुड़ा होता है बताओ भाई, इसी से आपका ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स भी इसी क्रिस्टी मेम्ब्रेन से ऐसे देखो जुड़ा होता है ना। क्लियर है? इतना बात समझ में आया? अब देखो, और ये आपका जो है मैट्रिक्स रीजन है, इसमें भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो क्या होता है मैट्रिक्स रीजन में। अब मैट्रिक्स रीजन में जो NaDH2 था वो NaDH2 NAD में कन्वर्ट हुआ, यानी NaDH2 का क्या हो रहा है बताओ, ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। क्लियर है? तो NaDH2 का जब ऑक्सीडेशन हुआ तो इसमें से H2 निकला। अब देखो ये जो H2 निकला वो H2 कन्वर्ट हो गया किसमें, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन में। यही आपको समझना है। ठीक है, तो अब ये जो 2 प्रोटॉन निकला है, देखो ये प्रोटॉन 2 कहाँ पहुँच गया, ये पहुँच गया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, पहुँच गया ना, यानी प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया। देखो ये 2H+ यहाँ पहुँचा, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट देखो जब इस ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से निकलेगा तो क्या होगा, इस ADP से IP जुड़ के क्या बना लेगा, ATP। तो पहले एक कहानी ये समझो, इतना बात समझ में आया कि नहीं, फिर से मैं बता रहा हूँ, ध्यान दो यहाँ पे कि क्या हो रहा है। NaDH2 जब NAD में कन्वर्ट होता है तो निकलता क्या है, H2। ये निकला H2, ये H2 जो हाइड्रोजन निकला वो किस में टूटा, 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन। अभी देखो पहले ही मैंने बताया ना कि जो H2 होगा वो किस में टूटेगा, 2H+ यानी 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। तो ये देखो 2H+ और 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 2 प्रोटॉन है H+ वो कहाँ पहुँच गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुँच गया। कहाँ पहुँच गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुँच गया। ठीक है, अब यही प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो गया कि नहीं भाई, यहाँ प्रोटॉन ज़्यादा हो गया, 2H+ यहाँ पहुँच गया। अब यहाँ पहुँच गया तो ये प्रोटॉन ग्रेडियंट देखो जब ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से निकलेगा तो क्या बनेगा, ATP। इतना बात दिमाग में बैठ गया कि नहीं, समझ में आया? अब देखो और एक बात समझना है कि अब इस दौरान देखो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर और हाइड्रोजन कैरियर को इन्वॉल्व करके आगे बढ़ता है।
ठीक है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर और हाइड्रोजन कैरियर की मदद से जो एक इलेक्ट्रॉन चेन बनती है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्या बोलते हैं उसी को? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर है? एक बात ये समझ में आ रहा होगा कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरियर और हाइड्रोजन कैरियर इन्वॉल्व होकर क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, चलो एक बात ये समझ में आया होगा आपको। अब एक और चीज़ समझो कि ये जो इलेक्ट्रॉन था, देखो इस इलेक्ट्रॉन को किसने लिया, इलेक्ट्रॉन कैरियर ने। ध्यान देना, इलेक्ट्रॉन को किसने लिया, इलेक्ट्रॉन कैरियर ने लिया ना। अब ये इलेक्ट्रॉन कैरियर अगर इलेक्ट्रॉन देगा हाइड्रोजन कैरियर को, किसको देगा, हाइड्रोजन कैरियर को, तो भाई ये इलेक्ट्रॉन कैरियर के पास इलेक्ट्रॉन है, इसके पास क्या है, इसके पास है इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है जो इसने लिया। अब वो किसको दे रहा है, हाइड्रोजन कैरियर। और हाइड्रोजन कैरियर के पास ये रिस्ट्रिक्शन है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, वो हाइड्रोजन ले सकता है। क्या ले सकता है, हाइड्रोजन ले सकता है। तो क्या होगा भाई, ये जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है इस इलेक्ट्रॉन को सीधे नहीं देगा इस हाइड्रोजन कैरियर को, ये इलेक्ट्रॉन मैट्रिक्स में जो प्रोटॉन है उस प्रोटॉन से मिल के बन जाएगा हाइड्रोजन। क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन। और अब उस हाइड्रोजन को हाइड्रोजन कैरियर को देगा। ध्यान दो, यानी फिर से मैं बता रहा हूँ, देखो इलेक्ट्रॉन को लिया किसने, इलेक्ट्रॉन कैरियर ने। अब इलेक्ट्रॉन कैरियर को आगे पास करना इस इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन कैरियर के पास, और हाइड्रोजन कैरियर के पास ये शर्त है कि वो इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता वो, क्योंकि हाइड्रोजन कैरियर है तो उसे हाइड्रोजन कैरी कर सकता है। तो होगा क्या कि इसके पास जो 2 इलेक्ट्रॉन था वो मैट्रिक्स वाले प्रोटॉन के साथ मिलके क्या बना लेगा, हाइड्रोजन, और इस हाइड्रोजन को ये हाइड्रोजन कैरियर ले लेगा। लेकिन अब ये जो ये हाइड्रोजन ले रहा है हाइड्रोजन कैरियर, उसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर वाला इलेक्ट्रॉन आ गया कि नहीं आ गया, यही आपको समझना है। ठीक है, अब आगे ये जो हाइड्रोजन कैरियर है, ये हाइड्रोजन कैरियर किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को अगर दे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कैरियर को देना है सिर्फ, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा। वो क्या लेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा। तो अगर वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा तो बताओ ये 2H+ यानी प्रोटॉन रिलीज होगा कि नहीं रिलीज होगा, रिलीज होगा। और ये प्रोटॉन देखो कहाँ पहुँच गया, फिर पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुँच गया। यही आपको समझना है कि देखो ये मैट्रिक्स रीजन से इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर्स इन्वॉल्व हैं, इनके इन्वॉल्वमेंट से एक प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हो रहा है, जिसमें इस मैट्रिक्स रीजन से प्रोटॉन कहाँ पहुँच रहा है, बताइए, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में पहुँच रहा है। ETS का इन्वॉल्वमेंट करके पहुँच रहा है, यही आपको समझना है। देखो बहुत अच्छे से यहाँ ये चीज़ समझ में आ रही है कि इस इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन कैरियर ने लिया, इलेक्ट्रॉन कैरियर से इलेक्ट्रॉन कैरियर अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर को दे रहा है। तो हाइड्रोजन कैरियर को दे रहा है तो हाइड्रोजन कैरियर इलेक्ट्रॉन सिर्फ नहीं लेगा, वो लेगा हाइड्रोजन लेगा। तो हाइड्रोजन बनाने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर का जो इलेक्ट्रॉन है वो मैट्रिक्स वाले प्रोटॉन के साथ जुड़ के हाइड्रोजन बना लेगा, और ये हाइड्रोजन कैरियर उस हाइड्रोजन को ले लेगा। और हाइड्रोजन कैरियर जब इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन कैरियर को पास करेगा तो वो हाइड्रोजन नहीं ले सकता है ये इलेक्ट्रॉन कैरियर, ये तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन लेगा। तो यानी हाइड्रोजन को जब तोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन ले लिया किसने, इलेक्ट्रॉन कैरियर ने, और जो प्रोटॉन है वो कहाँ पहुँच गया, पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में। इस तरीके से प्रोटॉन ग्रेडियंट फिर क्रिएट हुआ, और ये प्रोटॉन ग्रेडियंट जब रिलीज़ होगा ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से तो फिर ATP बन जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ देखो अब इसको मैं समअप करने जा रहा हूँ। ध्यान दो यहाँ पे कि जब NADH2 NAD में कन्वर्ट होता है तो इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके, जिसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स होते हैं और हाइड्रोजन कैरियर्स होते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, इसका इस्तेमाल करके प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होता है। तो देखो जब एक NADH2 इन्वॉल्व होता है तो देखो 2 प्रोटॉन यहाँ आया, कहाँ से, मैट्रिक्स से पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, 2 प्रोटॉन फिर आया, 2 प्रोटॉन फिर आया। यानी जब एक NADH2 को हम ऑक्सीडाइज करते हैं तो कुल 6H+ आपका पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में आता है। और जब ये 6H+ आपका ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से ग्रेडियंट एनर्जी रिलीज़ करेगा तो हर 2H+ पे एक ATP, तो 6H+ पे कितना ATP हो जाएगा भाई, बताइए, 3 ATP हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 ATP। क्लियर है? तो ये चीज़ यहाँ देखो समझ में आ रहा होगा आपको कि एक NADH2 से कितना ATP बनेगा, 3 ATP। अभी ये चीज़ आगे फिर देखेंगे एक बार, ठीक है, पहले इतना समझ लो
क्योंकि यहाँ मैंने इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बहुत छोटा कर दिया, सिर्फ आपको बता दिया कि भैया इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और हाइड्रोजन कैरियर्स का इन्वॉल्वमेंट होता है। चलो अगला पॉइंट देख लो इसमें। अब देखो क्या होता है कि एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, ये जो यहाँ से प्रोटॉन था, ये प्रोटॉन कहाँ आ गया, वापस मैट्रिक्स रीजन में आ गया कि नहीं आ गया। अब इस मैट्रिक्स रीजन में ये प्रोटॉन आ गया और जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो इलेक्ट्रॉन भी आ गया और ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन देखो मिलके क्या बना लिया, हाइड्रोजन बना लिया। और ये हाइड्रोजन हाफ मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ जुड़ के क्या बना लेता है, वाटर बना लेता है। यानी अगर ध्यान दो तो ऑक्सीजन जो है यहाँ पे, ये ऑक्सीजन क्या कर रहा है, ये ऑक्सीजन लगातार हाइड्रोजन से जुड़ के वाटर बना रहा है। और हाइड्रोजन कैसे बन रहा है, 2 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन से बन रहा है। यानी ये ऑक्सीजन लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, या आप कह सकते हो ये ऑक्सीजन जो है आपका, ये मैट्रिक्स रीजन से लगातार क्या कर रहा है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहा है, जिससे कि मैट्रिक्स रीजन में प्रोटॉन की कंसंट्रेशन कभी भी ज़्यादा ना हो। क्योंकि एटीपी तभी बनेगा जब प्रोटॉन यानी H+ ज़्यादा कहाँ हो, बताओ, H+ ज़्यादा जब पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में होगा, तभी तो ग्रेडियंट एनर्जी रिलीज होगी, तभी तो एटीपी बनेगा। इसलिए लगातार इस प्रोटॉन का रिमूवल करता रहता है कौन, ऑक्सीजन, जो आगे आप पढ़ेंगे अभी। क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया। यानी लास्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन है, ये ऑक्सीजन, जो मेटाबॉलिक वाटर बना रहा है। इतना बात समझ में आया। तो एक बात यहाँ मोटी मोटा आपको समझ आ गया होगा कि भैया एक NaDH2 का इस्तेमाल करने से जब हम ETS में यूज़ करते हैं तो 3 बार 2 प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, इसलिए कुल 3 ATP, क्योंकि हर 2 H+ के रिलीज होने से ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से एक ATP बनेगा। तो 3 H+ हैं, मतलब 6 H+ हैं, तो हर 2 H+ पे एक ATP, तो 6 H+ पे 3 ATP का फॉर्मेशन होगा। क्लियर है, इतना बात समझ में आ गया। चलिए अब इसी पॉइंट को देखिए, ये चीज़ लिखी हुई है, उसको आगे हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिए। ईच ऑक्सीडेटिव स्टेप ऑफ NaDH2 रिलीज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, NaDH2 जब NAD में कन्वर्ट होगा भाई, तो डेफिनेटली H2 निकलेगा, एक हाइड्रोजन निकलेगा। अब वो हाइड्रोजन देखिए क्या होगा, विच डिसोसिएट इनटू 2 H+, यानी प्रोटॉन में टूट गया और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट गया। दीज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन डायरेक्टली। देखो तुरंत ये ऑक्सीजन से नहीं कंबाइन कर रहे हैं, पहले कहाँ से पास कर रहे हैं, दे पास थ्रू ए सीरीज ऑफ कोएंजाइम्स। कोएंजाइम्स क्या होते हैं, हाइड्रोजन कैरियर, पूछता है बहुत ये सवाल, ठीक है। तो ये पास करता है थ्रू ए सीरीज ऑफ कोएंजाइम्स, दैट इज हाइड्रोजन कैरियर्स, एंड साइटोक्रोम्स, दैट इज इलेक्ट्रॉन कैरियर्स। और यही हाइड्रोजन कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स विच आर एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, यानी यही दोनों मिलके, हाइड्रोजन कैरियर और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स मिलके ही क्या बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ETS। क्लियर है। एंड फाइनली अब इस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में वो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पास करते हुए देखिए क्या हो रहा है, ये फाइनली फिर से वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ के क्या बना लिया, हाइड्रोजन बना लिया। और ये हाइड्रोजन विच कंबाइंस विद ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके क्या बना लेगा, मेटाबॉलिक वाटर। क्या बना लेगा, मेटाबॉलिक वाटर। क्लियर है, जो मैंने अभी पिछले डायग्राम में आपको बहुत क्लियरली समझाया है। ठीक है, आगे देखिए। दस ऑक्सीजन एक्ट एज फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर टू फॉर्म मेटाबॉलिक वाटर। इसका मतलब यहाँ ऑक्सीजन क्या काम कर रहा है, फाइनल हाइड्रोजन एक्सेप्टर का काम कर रहा है, जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ के, यानी ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ जुड़ के क्या बना ले रहा है, मेटाबॉलिक वाटर बना ले रहा है। क्लियर है, यानी हर एक NaDH2, याद करो इसके, हर एक NaDH2 के ऑक्सीडाइज होने से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के थ्रू, इसके इन्वॉल्वमेंट के थ्रू 3 ATP और प्लस एक वाटर मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। एकदम दिमाग में बिठा लीजिए। क्लियर है, चलिए ये अभी आगे देखेंगे भी हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए।
the whole process by which oxygen effectively allows the production of ATP using electron transport system and oxysome by phosphorylation of ADP। ADP का जो phosphorylation हो रहा है is called oxidative phosphorylation। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके द्वारा हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन इफेक्टिवली ऑक्सीजन अलाउ कर रहा है। क्या अलाउ कर रहा है? ऑक्सीजन नहीं होता तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता, यहाँ ध्यान रखो। अलाउ द प्रोडक्शन ऑफ एटीपी ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम एंड ऑक्सीसोम, यानी बिना ईटीएस बिना ऑक्सीसोम के इन्वॉल्वमेंट के ये आपका फॉस्फोराइलेशन नहीं होता, ठीक है, जिसमें एडीपी से आईपी जुड़ के एटीपी बन रहा है। तो चूँकि यहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेटिव प्रोसेस के थ्रू निकली हुई एनर्जी का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम इसे क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्या कह रहे हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बता चुके हैं। यानी एडीपी से जो आईपी जुड़ रहा है उसके जुड़ने के लिए जो एनर्जी मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? ऑक्सीडेशन से मिल रही है। क्योंकि ये ऑक्सीडेशन से मिली हुई एनर्जी को यूज़ करके एटीपी बना रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग, ध्यान दीजिए यहाँ पे। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज मिकेल्स केमी ऑस्मोटिक थ्योरी और प्रोटॉन ग्रेडियंट हाइपोथेसिस, जो अभी मैं बता चुका हूँ आपको कि पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट रिलीज होता है और फिर ग्रेडियंट एनर्जी रिलीज होती है। जब प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट होने के बाद जब ग्रेडियंट एनर्जी रिलीज होती है तो एटीपी की सिंथेसिस होती है। देखो इसको बच्चों एक तरह से और मैं समझाता हूँ। जैसे मान लो ये आपका एक धनुष है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो आप क्या करते हो? देखो जब इधर से प्रोटॉन इधर जा रहा है, ठीक है, प्रोटॉन जब इधर से इधर जा रहा है तो ये क्या होगा? ये देखो ऐसे खींचेगा, ये जो तार है खींचेगा ना, खींचेगा और यहाँ से ये देखो ये स्ट्रिंग खींच गई, इसमें एनर्जी स्टोर हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई। अब ये तीर को अगर छोड़ो इस धनुष से तो बहुत तेज़ी से आगे की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? वही चीज़ होता है कि पहले ग्रेडियंट एनर्जी, यानी जो हम तार को पीछे खींचते हैं ना, तो जब पीछे खींचते हैं तो एनर्जी क्या हो गई? स्टोर, और वही एनर्जी फिर क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है? बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वही चीज़ यहाँ भी होता है। देखो एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स में पहले प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, यानी 2H+ इधर आया तो प्रोटॉन ग्रेडियंट क्रिएट हुआ, एनर्जी स्टोर हुई, और वो प्रोटॉन ग्रेडियंट जब रिलीज़ हो रहा है एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से 2H+ जब मैट्रिक्स रीजन में पहुँच रहा है तो उसी एनर्जी का यूज़ करके क्या हो रहा है? एडीपी से आईपी जुड़ के क्या बना ले रहा है? एटीपी बना ले रहा है, ठीक है। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हो। इसी को हम मिकेल्स केमी ऑस्मोटिक थ्योरी कहते हैं। तो देखो यही आगे दिया हुआ है, इसी चीज़ को फिर से देख लो, मैं बता रहा हूँ। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी ऑफ एटीपी सिंथेसिस इज मिकेल्स केमी ऑस्मोटिक थ्योरी और प्रोटॉन ग्रेडियंट हाइपोथेसिस, ठीक, जिसको हम 2 स्टेप्स में पढ़ते हैं। पहला क्या है? क्रिएशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट यूटिलाइजिंग सम एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है। उसमें क्या होगा? सम एनर्जी ऑफ ईटीएस, प्रोटॉन इज पम्प्ड इनटू पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यानी ईटीएस की कुछ एनर्जी यूज करके जो प्रोटॉन है इसको हमने पंप कर दिया कहाँ? पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में, ठीक है। अब पंप कर दिया तो क्या हो गया? ग्रेडियंट एनर्जी क्रिएट हो गई कि नहीं? अब वो ग्रेडियंट एनर्जी रिलीज होगी। तो देखो प्रोटॉन ग्रेडियंट इज रिलीज्ड थ्रू एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स, एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स या उसी को क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम। And for each 2H+ ion pass through oxysome 1 ATP is released in matrix, यानी हर 2H+ आयन के ATP सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से मैट्रिक्स में पास होने से एक ATP बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। The 3 pairs of H+ is pumped in perimitochondrial space ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ NADH2। मैंने दिखाया ही आपको डायग्राम में कि एक NADH2 को ऑक्सीडाइज करने के लिए पूरी तरीके से 3 पेयर जो है H+ आयन का पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में भेजा जाता है। तो वो जब रिलीज़ होगा एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स से तो 3 पेयर से 3 ATP बनेगा और साथ में एक वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट देखिए। सिमिलरली 2 pairs of H+ is pumped in perimitochondrial space
ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन ऑफ 1 FADH2। तो भाई NADH2 से थोड़ा छोटी करेंसी FADH2। NADH2 से 3 ATP मिलता है, लेकिन FADH2 से 2 ATP और 1 वाटर मॉलिक्यूल मिलता है। कैसे, क्यों, ये अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? इतना बात समझ में आ गया? तो चलिए ये इतना आप क्लियर कर लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम काम कर रहा है, कैसे उसमें हाइड्रोजन कैरियर्स और इलेक्ट्रॉन कैरियर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो चीज़ बताएंगे। लेकिन इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, तभी आपको इसके बाद वाला लेक्चर अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, इसको यहीं हम ख़त्म कर रहे हैं, जिससे कम से कम इतनी चीज़ आप पहले अच्छे से समझ लो। ठीक, फिर इसके नेक्स्ट लेक्चर में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में कैसे इलेक्ट्रॉन कैरियर्स और हाइड्रोजन कैरियर्स इन्वॉल्व हो रहे हैं उसको पढ़ेंगे। तो उसमें कुछ चीज़ों को मेमोराइज़ करना है, इसलिए इसको यहीं डिस्कनेक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ आप केमी ऑस्मोटिक थ्योरी अच्छे से पढ़ लीजिए, और कैसे NADH2 और FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इन्वॉल्व हो रहा। तो NADH2 कैसे इन्वॉल्व हो रहा वो मैंने दिखाया आपको। तो आप विजुलाइज करिए चीज़ों को, कैसे ATP का प्रोडक्शन हो रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इस्तेमाल करके। क्लियर है बच्चों? चलो इतना समझ में आ गया। तो अब बाकी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है।